हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम शुरू करें हमारा आज का ये टॉपिक, दैट इज बॉर्न-ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। जी हाँ बच्चों, लास्ट वीडियो में स्पेक्ट्रोस्कोपी के मैंने आपको क्या पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। वहां पर हमने देखा था जो स्पेक्ट्रम है वो टू टाइप्स के होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। किस बात पे डिपेंड करता है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, अगर वो रेडिएशन एमिट कर रहा है तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो क्या कहलाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। और अगर कोई सब्सटेंस रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्जॉर्ब अगर वो करेगा तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो क्या कहलाएगा, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कोई भी सब्सटेंस अगर एमिशन स्पेक्ट्रम में जिस वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट कर रहा है उसी सब्सटेंस के अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सेम वेवलेंथ की रेडिएशन को वो अब्जॉर्ब करता है। मतलब अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है, एमिशन और अब्जॉर्प्शन, तो वेवलेंथ जो है रेडिएशन की वो सेम होगी, चाहे एमिशन स्पेक्ट्रम है चाहे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास ये स्पेक्ट्रम है ये टू टाइप्स के होते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, चाहे वो एमिशन हो चाहे अब्जॉर्प्शन हो। और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है वो अगेन हमने टू टाइप का पढ़ा था, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। राइट, यहां तक की कहानी हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं क्योंकि वो एटम्स के लिए मिलता है। तो जब एटम्स के लिए स्पेक्ट्रा मिलेगा तो वो क्या होगा, इजी होगा, क्योंकि एटम में क्या है, एक ही एटम हमारे पास में प्रेजेंट है। और अगर एक ही एटम है तो वहां पर हमारे पास में जो एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, इजी एनर्जी लेवल होगा। एक्साइटेशन जो होगा वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। और जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा, सिंपल स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें बैंड स्पेक्ट्रम की तो ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्रम होते हैं। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के होते हैं और वहां पर एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे। और जब एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे तो वहां पर जो एनर्जी लेवल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। और ऐसे कॉम्प्लिकेट एनर्जी लेवल का स्पेक्ट्रम स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए ये अप्रॉक्सीमेशन दिया गया था जिसे कहा जाता है बॉर्न-ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। ये आपको ध्यान रखना है, इसे ही हम समझने वाले हैं आज के वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करें और इस अप्रॉक्सीमेशन को हम समझें उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स में एनर्जी कितने टाइप्स की होती है। टोटल 4 टाइप्स की एनर्जी होती है। यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी। अच्छा, इनका क्या मीनिंग है, क्योंकि ये लिंक है अपने बॉर्न-ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन से, लिंक है ये एनर्जी, इसलिए पहले आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास में है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। देखो, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या है, हमारे पास में ये एनर्जी लेवल है। मान लीजिए मेरे पास में है ये ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी लेवल और ये है मेरे पास में एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो जब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तो यहां पर जो एनर्जी एसोसिएट होगी उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या हो गया, इट इज एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। जब फोटोन का अब्जॉर्प्शन होगा, भाई एनर्जी तो चाहिए ना, तो एनर्जी कहां से आएगी, फोटोन के थ्रू आएगी इसके पास में। और जैसे इसको एनर्जी मिली यहां से फोटोन के थ्रू, ये क्या हो जाएगा, एनर्जी लेकर ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएगा और वहां पर ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया। और इसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहलाती है, ठीक है। जो सेकंड टाइप हमारा है दैट इज वाइब्रेशनल एनर्जी। देखो, वाइब्रेशनल एनर्जी का क्या मतलब है, हमारे पास में
कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में क्या होंगे, मान लीजिए डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो 2 एटम होंगे। ये 2 एटम क्या करेंगे, वाइब्रेशन जब होते हैं इसके अंदर, तो देखो ना तो पोजीशन चेंज हो रही है और ना ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रही है, केवल क्या हो रहा है, न्यूक्लियाई जो है उनमें मोशन हो रहा है, राइट। इसी तरीके से होता है वाइब्रेशन। तो इसका मतलब इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूल विदाउट चेंज इन पोजीशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ना तो पोजीशन चेंज होगी और ना ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा। तो इसका मतलब ये एनर्जी कैसी है तो ये काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये पार्शियल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, अगर पूरा मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है तब तो हम कहते हैं इसको प्योर काइनेटिक एनर्जी, लेकिन प्योर तो नहीं है। यहां पर पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसका मतलब इसमें पार्शियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो होती है ये क्वांटाइज्ड फॉर्म होती है एनर्जी की। तो वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर आपको ध्यान रखना है, ना तो पोजीशन चेंज होगी और ना ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगी। थर्ड जो एनर्जी है हमारी, दैट इज रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी क्या होती है, देखो रोटेशन है हमारे पास में, मान लीजिए वही कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये 2 एटम्स प्रेजेंट है और इसका जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर अगर रोटेशन हो रहा है यहाँ से, तो ये जो रोटेशन है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर जब रोटेशन होता है मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, तो वहां पर जो एनर्जी एसोसिएट होती है उसे कहा जाता है रोटेशनल एनर्जी। मतलब यहां पर भी देखो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन वही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही है, केवल जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है 2 एटम्स के बीच में, उसके परपेंडिकुलर रोटेशन हो रहा है मॉलिक्यूल में, ठीक है। इट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड इट्स एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इस तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल में रोटेशन देखने को मिलता है तो वहां पर जो एनर्जी एसोसिएट होती है उसे कहा जाता है रोटेशनल एनर्जी। और ये भी क्या है, पार्शियल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि यहां पर भी क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। भाई पोजीशन मतलब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा को कहते हैं। जब गति नहीं होगी तो क्या कौन सी प्योर काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये फॉर्म भी कैसी होती है एनर्जी की, क्वांटाइज्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म, दैट इज रोटेशनल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास में है ट्रांसलेशनल एनर्जी। देखो ट्रांसलेशनल एनर्जी का क्या मतलब है, जब हमारे पास में स्पेस में मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन करता है तो वह ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी एसोसिएट होती है उसे कहा जाता है ट्रांसलेशनल एनर्जी। मतलब मॉलिक्यूल में क्या हो गया, मोशन हो गया, वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है। इसका मतलब ये एनर्जी कैसी होती है, प्योर काइनेटिक एनर्जी होती है। ये ध्यान रखना आपको, ट्रांसलेशनल एनर्जी प्योर काइनेटिक होती है, जबकि वाइब्रेशन और रोटेशन कैसी होती है, पार्शियल काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये जो फॉर्म है ये क्वांटाइज नहीं होती है, जबकि प्रीवियस दोनों फॉर्म कैसी थी, क्वांटाइज थी। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर बेसिकली किससे एसोसिएट है, ये ट्रांसलेशनल मोशन मॉलिक्यूल का जो होता है स्पेस के अंदर, उससे जो एनर्जी एसोसिएट होती है उसे कहा जाता है ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो टोटल 4 फॉर्म हो गई हमारे पास में। मॉलिक्यूल के पास में टोटल 4 तरह की एनर्जी प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी। अब बात आती है बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन की। देखो क्या कहता है ये, अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ये जो टोटल हमने 4 तरह की एनर्जी पढ़ी है, अगर इनको हम कंबाइन कर दें तो किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी हमारे पास में आ जाएगी। यही कहता है अप्रोक्सीमेशन। पहला पॉइंट क्या है इसका ध्यान रखने का, कि जो मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी होती है वो इन चारों एनर्जी का सम होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी। इनका सम है मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी। पहला पॉइंट है ये, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि ये जो डिफरेंट टाइप की एनर्जी है ये क्या है, इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। और ये निर्भर क्यों नहीं करती है, इसको समझने से पहले एक चीज ये ध्यान रखना कि जो हमारे पास ट्रांसलेशनल एनर्जी है इसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत ही कम होती है।
और बहुत कम होने की वजह से वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। और वैल्यू मिनिमम होने की वजह से क्या किया जाता है, इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब बेसिकली जो ई टोटल होता है मॉलिक्यूल के लिए वो इन तीनों का सम ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी। क्योंकि ट्रांसलेशनल एनर्जी की वैल्यू इतनी कम होती है, 0.0000 समथिंग होती है कि आप उसको ऐड करो चाहे नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट था हमारा कि ये जो डिफरेंट टाइप की एनर्जी है मॉलिक्यूल के अंदर ये इंडिपेंडेंट होती है। क्यों, यहां पर देखो अगर मैं बात करूं इनमें आपस में क्या रिलेशन है, तो ई इलेक्ट्रॉनिक जो होती है वो अप्रोक्सीमेट, देखो अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाया मैंने यहाँ पे, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है डेल ई वाइब्रेशनल मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ के। और ये अप्रोक्सीमेट इक्वल किसके होती है, डेल ई रोटेशनल मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ के। तो इतना डिफरेंस है इनके अंदर। क्या मतलब है इसका, ये समझो थोड़ा सा कि मान लो मैंने कहा मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, तो इस एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को होते टाइम 10⁻³ टाइम्स वहां पर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में होगा तो उसी ड्यूरेशन में वहां पर उसके 10⁻³ टाइम्स वाइब्रेशनल ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं, और उसी टाइम वहां पर आपको 10⁻⁶ टाइम रोटेशनल ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है, इतना लार्ज डिफरेंस क्यों है इनके बीच में, यहां पर समझो इसको, ये हमारे पास में एनर्जी प्रोफाइल है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी है और ये हमारे पास में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो समझते हैं इसको, अगर मैंने कहा ये मेरे पास में है एक एनर्जी लेवल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब हम बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है अपने पास में, इसको मैंने कहा ग्राउंड स्टेट है और इसको हम शो करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो ये अपने पास में ग्राउंड स्टेट है और ये रहा हमारे पास में सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, दैट इज एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इनको हम डिनोट कर रहे हैं ई से। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है इसके बीच में देखो यहां पर बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हैं, वाइब्रेशनल स्टेट्स प्रेजेंट हैं। ग्राउंड स्टेट के लिए हम इसको शो करते हैं V" से, ठीक है, इस तरीके से। जबकि एक्साइटेड स्टेट के लिए हम कैसे शो कर रहे हैं, V' से। तो ये अपने पास में देखो ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हैं दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में। और अगर हम बात करें वाइब्रेशनल लेवल, दो वाइब्रेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं तो इन दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच में देखो बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल प्रेजेंट है। ये जो एनर्जी लेवल है ये देखिए यहाँ पर, अगर मैं इसको शो करूं आपके, ये देखो ये एनर्जी लेवल हमारे पास में कैसे हो गए, रोटेशनल एनर्जी लेवल हो गए, ठीक है। और रोटेशनल एनर्जी लेवल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, J से रिप्रेजेंट करते हैं। J" से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट के एनर्जी लेवल को, जो ग्राउंड स्टेट के रोटेशनल एनर्जी लेवल है, और J' से रिप्रेजेंट किया जाता है जो एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो इसका मतलब सिंपल सा ये समझो, जब हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल हैं उनके बीच में बहुत सारे, ये दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है हमारे पास में, इन दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में हमारे पास में बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे। और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है हमारे पास में, ये दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, इनके बीच में बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है अपने पास में, रोटेशनल एनर्जी लेवल प्रेजेंट है। इसको मैं V' और V" से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से है, आप चाहो तो V1 V2 भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो V1 V2, ठीक है। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इसको मैंने कहा N1 और इसको मैंने कहा N2। ये है हमारे पास में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और ये रहे अपने पास में रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक के बीच में वाइब्रेशनल देन रोटेशनल बहुत सारे एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैंने कहा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाना है तो उस बीच में 10⁻³ टाइम्स क्या होंगे, वहां पर वाइब्रेशनल एनर्जी एसोसिएट होगी, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे ना, क्योंकि देखो यहाँ पर एनर्जी कम चाहिए। और अगर 10⁻⁶ टाइम्स यहाँ पर रोटेशनल ट्रांजिशन हो रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के ड्यूरेशन में, क्योंकि देखो इनके लिए एनर्जी और भी कम चाहिए।
तो इतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से ये क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, देन वाइब्रेशनल, देन रोटेशनल एंड देन ट्रांसलेशनल तो बहुत ही कम होती है। तो ये होता है अपना एनर्जी ऑर्डर। ये अप्रोक्सीमेशन दिया था बॉर्न ओपेनहेमर ने, इसीलिए इसे कहा जाता है बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन। और इसी के अकॉर्डिंग आगे क्लासिफाई किया गया बैंड स्पेक्ट्रम को, क्योंकि बैंड स्पेक्ट्रम क्या है, मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम है और हमें मॉलिक्यूल की स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करनी है आगे चल के। तो ये अप्रोक्सीमेशन हेल्प करता है हमें मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने में। तो कैसे क्लासिफाई किया गया बैंड स्पेक्ट्रम को, इसे हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई होप आज का ये अप्रोक्सीमेशन आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या डिफ़िकल्टी हुई, क्या पार्ट नहीं समझ में आया, तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और अगर समझ में आ गया तो भी कमेंट करिए। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।